जय हिंद दोस्तों, आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एलॉन मस्क के इंडिया के आने के विजन पे। जो उसका जो लक्ष्य था वो जो है हो सकता है यहाँ पे आने वाले महीनों में या आने वाले दिनों में बहुत जल्दी साकार होने वाला है। ये वीडियो सिर्फ एलॉन मस्क के ऊपर नहीं है, ये वीडियो है आपको ज्ञान देने पे, क्योंकि मेरा हमेशा से लक्ष्य होता है कि किसी टॉपिक को लेकर के जो है उस पर डिटेल पे बात की जाए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलॉन मस्क इंडिया आए या ना आए, इस बात की जो अफवाहें हैं वो पिछले 3 सालों से उड़ रही हैं। और आगे आने पे जो है क्या वाकई में आ सकता है और आखिर की क्या प्लान है, ये बाकी सारे जो जियो हो गया, बीएसएनएल हो गया, एयरटेल हो गया, या जो स्टारलिंक जो एलॉन मस्क की सैटेलाइट वाला इंटरनेट है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। सरकार क्या चाहती है और किस प्रकार के कानूनी हथकंडे होते हैं और क्या जो है प्रोविजंस हैं, उन सभी पे बात करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। क्या इंडस्ट्री इंडिया में जो है किस प्रकार से फले फूलेगी। और चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क का मैं आपको बता दूं, इंटरनेट दो प्रकार से चलता है। दरअसल आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट एक तो चलता है टावर से, यानी कि हमारे पूरी दुनिया में जो है फाइबर ऑप्टिक केबल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, इंटरनेट हवा में नहीं चलता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेट दो तरीके से चलता है। एक तो चलता है केबल के माध्यम से। अब आप कहोगे सर मेरे तो फ़ोन में कोई केबल लगती नहीं है, तो इंटरनेट केबल से कहाँ चलना हुआ। अरे भैया, आपको बेसिक नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट जो है केबल से ही चलता है। दरअसल जो आपके गांव के जो सेल टावर होते हैं, यानी कि जो टावर होते हैं, उन तक जो है फाइबर ऑप्टिक केबल ही पूरी दुनिया में बिछी होती है। लेकिन टावर से लेकर के आपके फ़ोन तक की जो रेंज होती है वो रेडियो वेव जो होती हैं, जो वो हवा में, मतलब जिसको आप कहते हो, उससे चलता है। यानी कि सिर्फ टावर से लेकर आपके फ़ोन तक का जो कनेक्शन है वो वायरलेस है, और बाकी पूरी दुनिया में फाइबर ऑप्टिक केबल्स पड़ी हुई हैं, जिसको आप फाइबर ऑप्टिक केबल, एक वेबसाइट होती है जहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो पूरी दुनिया में आपके कहाँ कहाँ पे जो है फाइबर ऑप्टिक केबल्स पड़ी हुई हैं, जिनको जो है मैंने 3 साल पहले 4 साल पहले वीडियो पे बनाया था, बना करके बताया था कि इंटरनेट कैसे चलता है। लेकिन दूसरा तरीका एक और होता है। इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल में सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है कि गली गली मोहल्ले में जो रिमोट एरिया हैं, जो बहुत ही मतलब एकदम अंदर घुसे हुए एरिया हैं, वहाँ पर जो है इंटरनेट नहीं पहुँच पाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है इस प्रकार के फाइबर ऑप्टिक केबल वाले इंटरनेट में। फाइबर ऑप्टिक केबल की अगर बात की जाए तो इसका जो आविष्कार है वो एक इंडियन ने ही किया था, आपको पता होना चाहिए। और उनका नाम जो है आप देखिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि फाइबर ऑप्टिक के जो केबल्स होती हैं, इसमें इंटरनेट की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के अनुसार चलती है, यानी कि 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड जो लाइट की स्पीड होती है उसी स्पीड में जो है डाटा ट्रेवल करता है। इसीलिए जो है इंटरनेट आपका इतना फास्ट चलता है। लेकिन एक दूसरा इंटरनेट चलाने का तरीका होता है जिसको हम कहते हैं सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की बात की जाए तो भारत में जो है अभी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड कराती हो। इसका तात्पर्य ये है कि आपका जो इंटरनेट है वो किसी जो है केबल से नहीं चलता है, किसी सेल टावर से नहीं चलता है, बल्कि आपके ऊपर एक होती है 450 किलोमीटर, यानी कि नियर अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट लगी होती है, जो है सैटेलाइट से आपको जो है इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट ये रहता है कि इससे जो रिमोट एरिया होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल गांव गली मोहल्ले के एरिया होते हैं, वहाँ पे भी इंटरनेट, या फिर किसी पहाड़ी या किसी बहुत ही वैसी जगह पे जो है इंटरनेट का एक्सेस सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट से, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन से हो जाता है। यानी कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट जो है काफ़ी अच्छा मान सकते हो आप, और इसमें कम कास्ट आती है इन कंपेरिजन टू, क्योंकि यहाँ पे बहुत मेंटेनेंस करना पड़ता है और शायद ज़्यादा सैटेलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत में जो है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट ला कौन रहा है, तो इसके पीछे जिम्मेदार है एक शख्स जिसका नाम है एलॉन मस्क। आपको पता होना चाहिए एलॉन मस्क ने 2021 में भारतीयों से जो है बहुत सारे पैसे जमा किए थे कि मैं जो हूँ इंटरनेट लाऊंगा इंडिया में। लेकिन चूंकि उसको पता नहीं था कि इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत टाइट हैं और वो जो है अंबानी और अडानी के पक्ष में जो है बैठते जा करके हैं, उनको ये अंदाज़ा था नहीं। इसलिए जो है उनको फाइनली जो है ये जो इंटरनेट का जो पैसा था जो उन्होंने यहाँ से वसूल किया था उसको जो है वापस करना पड़ा, जब सरकार ने कह दिया कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस लेते 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 आज 2024 आ चुकी है। एलॉन मस्क ने कई बार प्रयास किए, कई बार जो उनकी जो फोटो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ देखी भी गई, लेकिन जो है उससे कोई सोल्यूशन निकला नहीं। अल्टीमेटली जो है एलॉन मस्क ने जो है, जैसा कि आपको पता ही है, एलॉन मस्क एक बिजनेस व्यक्ति हैं जिनकी कंपनियां कई सारी हैं, जिसका नाम है स्टारलिंक, टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरालिंक। इस प्रकार से उनकी कंपनियां हैं। और बिजनेसमैन व्यक्ति को टैक्स घटाना चाहिए, मतलब उसके लिए टैक्स जितना कम देना पड़े और वही सही रहता है। जैसे अंबानी जो है मोदी जी की गोद में बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से जो है अगर अमेरिका की बात किया जाए तो वहाँ पे भी जो एलॉन मस्क है वो सरकार में घुसना चाहता था, क्योंकि बिजनेसमैन और एक पॉलिटिशियन का एक जो चोली दामन का साथ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि वो पैसा देता है इलेक्शन के लिए और वो जो है उनको कुछ छूट और कुछ डिस्काउंट देता है।
फाइनली एलॉन मस्क ने जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो इलेक्शन कैंपेन में बहुत सारा जो है सहयोग किया। मैं यहाँ पे वीडियो में थोड़ा सा प्रचार कर देता हूँ कि मैं इस चैनल को आप विजिट कीजिए, देखिए जाकर, घंटों का कंटेंट यूपीएससी और जो है पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस के यदि आप स्टूडेंट हैं, बहुत सारा कंटेंट पढ़ा हुआ है, मैंने बहुत सारा पढ़ाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें, तब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हाँ, मन मुद्दे पे आते हैं। तो इन्होंने जो है सरकार में घुसने के लिए इन्होंने जो रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका बहुत सपोर्ट किया, और उनके ही बदौलत, क्योंकि एलॉन मस्क की ट्विटर पे बहुत ज़्यादा फाइन फॉलोइंग है और इसको लेकर के जो है उन्होंने इतना ज़्यादा प्रचार किया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप जो है जीत भी गए अभी हाल ही के यूएस इलेक्शंस में। और डोनाल्ड ट्रंप जो है नए विजेता हैं और जो जनवरी में शपथ लेंगे। उसके साथ ही जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, चूँकि कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो उन्होंने जो है एक नया एक डिपार्टमेंट ही बना दिया है, जिसका जो प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि जो देखरेख का कार्य है, वो एलॉन मस्क और एक विवेक रामास्वामी, एक जो है अपने इंडिया के ही ओरिजिन के हैं, ठीक है, उनको जो है इसका कारोबार संभाला गया है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसका मतलब होता है डोज। डोज जो है एक क्रिप्टो करेंसी भी है, जिसको एलॉन मस्क हमेशा से ही प्रमोट करते चले आए हैं। और वो डोज कॉइन को क्यों प्रमोट करते हैं, इस पर मैंने जो है, चूँकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं सिर्फ यूपीएससी और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट को पढ़ाता ही नहीं हूँ, बल्कि जो है मैं आपको बता दूँ कि मैं जो हूँ मार्केट में भी काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, क्रिप्टो मार्केट स्पेशली। और क्रिप्टो वाला एक हमारा अदर चैनल है जहाँ पे जो है मैंने बहुत चर्चाएं की हैं इस बात पे। तो डोज कॉइन का कोई फ्यूचर व्यूचर नहीं है, ठीक है, वो जस्ट एक मीम कॉइन है जिसको जो है प्रमोट करता है और उससे जो है अपनी बैंक को है भरता है, और इस प्रकार से जो है जनता को बेवकूफ़ बनाता है। जनता को बेसिक क्रिप्टो के पीछे जो है टेक कॉन्सेप्ट पता नहीं है, ब्लॉकचेन के बारे में कुछ पता नहीं है, फंडामेंटल्स के बारे में कुछ पता नहीं है, कैसे करेंसी काम करती है कुछ पता नहीं है, बस अंधाधुंध जो है उसके शेयर में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। मेरे सामने जो है डोज कॉइन $0.05 की चलती थी अप्रॉक्स, और आज $0.35 अप्रॉक्स चल रही है। तो फिलहाल वो तो अलग की मामला है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो आज का मुख्य विषय है वो है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट पे। तो ये दोस्तों जो फंडा था वो था, यानी कि एलॉन मस्क चाहता है कि इंडिया में से स्टारलिंक का इसका इंटरनेट दिया कैसे जाता है, तो इसके लिए एक राउटर तरीके का आता है, आपकी छत पे लगा दिया जाता है, जिससे आपको 24 घंटे सुविधाएं मिलती रहती हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा समस्या ये भी है कि ये जो इंटरनेट है काफ़ी महंगा है। महंगे का मतलब ये हुआ जाकर के कि ये जो है, अगर अदर कंट्री में आप देखोगे, दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट अगर कहीं पे प्रोवाइड होता है तो वो जो है होता है इंडिया में, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर महंगाई का मामला है तो एलॉन मस्क कुछ चाल खेल सकता है कि शुरू में बहुत सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग जो है अपने घर में इंस्टॉल कर सकें, और वो दे भी सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उसका इंटरनेट काफ़ी चीप है अगर आप देखा जाए तो ऐसा किया जा सकता है। अफ्रीका में आप रेट कभी सर्च कीजिएगा स्टारलिंक के। तो चलिए, ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा मामला आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे देश में जो ये इंटरनेट का जो मामला है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने जो है अभी थोड़ी समय पहले एक न्यूज आई थी, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो स्पेक्ट्रम, यानी कि जो, जैसे मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट चलता कैसे, ये चलता है फ्रिक्वेंसी के ऊपर। फ्रिक्वेंसी क्या होती हैं, अब हालांकि मैं बहुत डिस्कशन में नहीं जाऊंगा फिजिक्स के, ठीक है, क्योंकि मैं फिजिक्स का भी टीचर हूं और मन उभर आता है कि बता दूं फ्रिक्वेंसी क्या होती है। फ्रिक्वेंसी आप सीधा सा इतना समझ लीजिए कि एक सेकेंड में, देखिए कोई भी जो है वेव, ठीक है, हर वेव एक एनर्जी होती है। इंटरनेट जो है वेव के माध्यम से चलता है, वेव मतलब तरंग के माध्यम से चलता है। एक सेकेंड में कितनी बार वो वेव ऊपर नीचे हुई, इसी को हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, आप बस इतना समझ लीजिए। तो फ्रिक्वेंसी का एलोकेशन जो है किया जाता है, मतलब जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते हैं या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, चाहे वो BSNL हो, चाहे वो जो है जियो हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे वो जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो स्टारलिंक, मतलब जो भी हो। स्टारलिंक का हालांकि अलग कॉन्सेप्ट है, वो सैटेलाइट पे काम करते हैं, बाकी सारे जो है नीचे ब्रॉडबैंड पे काम या फाइबर ऑप्टिक केबल्स पे काम करते हैं। तो अब दोस्तों बात ये की जा रही है, भारत सरकार ने ये सोचा है कि अब जो सैटेलाइट का जो स्पेक्ट्रम का जो नीलामी है, यानी कि किसको कितनी फ्रिक्वेंसी अलॉट की जाएगी। आप ऐसे समझिए फ्रिक्वेंसी होती क्या, फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि आपका मोबाइल फोन एक फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। अब आप ऐसे समझिए ना कि जैसे मान लीजिए आपने कभी किसी को कॉल लगाई, अब वो कॉल उसी के पास ना जाकर के किसी दूसरे का फोन बज जाए तो कैसा लगेगा आपको। तो फ्रिक्वेंसी एक निश्चित की जाती है कि मोबाइल फोन दुनिया में इस फ्रिक्वेंसी पे काम करेंगे, रेडियो इस फ्रिक्वेंसी पे काम करेंगे, टेलीविजन इस फ्रिक्वेंसी पे काम करेंगे, ताकि उन दोनों के बीच में, उन सभी डिवाइसेस के बीच में ओवरलैपिंग ना हो पाए। यानी कि जो है जितनी भी डिवाइसें इस दुनिया में हैं, उन डिवाइसों के लिए एक फ्रिक्वेंसी निर्धारित की गई है, और उस फ्रिक्वेंसी को निर्धारित करने का काम करता कौन है, तो ये करता है ITU, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। ये शायद दुनिया का सेकेंड इतना ओल्डेस्ट यूनियन है जो भी काम करता है, शायद पहला पोस्टल इंडेक्स है जहां तक मुझे पता है।
तो ये 1865 में जिनेवा में इसका, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और यही सबको देखता है कि किसको क्या नंबर देना है। जैसे +91 जो इंडिया का है वो देने का कार्य इसी का है। पूरी दुनिया में किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी निर्धारित की जाएगी ये इसी का काम है, ताकि ओवरलैपिंग एक दूसरे डिवाइसेस के बीच में ना हो पाए। जब पता चला मैंने टेलीविजन चलाना हुआ, वो पता चला फोन बज गया जाकर के, तो एक फ्रीक्वेंसी निर्धारित होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो उसके कई सारे बैंड बनाए गए हैं। बैंड का मतलब फ्रीक्वेंसी एक, जैसे 1 से 2 गीगा हर्ट्ज के बीच का जो बैंड है उसको एल बैंड कहते हैं, जिसमें जीपीएस और मोबाइल सैटेलाइट वगैरह जो है वो सारी आ जाती हैं। एक होता है एस बैंड, एक होता है सी बैंड, एक होता है एक्स बैंड, एक होता है कू बैंड। और आपको पता होना चाहिए जो ये इस प्रकार के एल, एस, सी, एक्स, कू, ये बैंड जो होते हैं इनमें जो है फ्रीक्वेंसी का अलग अलग निर्धारण किया गया है और ये बैंड अलग अलग प्रकार के कार्य को संभालते भी हैं। जैसे एल जीपीएस और मोबाइल सैटेलाइट सर्विस को संभालता है, एस जो है वो रडार, वेदर या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या एटीसी जिसको आप कहते हो, मोबाइल सैटेलाइट एप्लीकेशंस को संभालता है। सी बैंड जो होता है वो टीवी ब्रॉडकास्टिंग और डेटा कम्युनिकेशन को देखता है। एक्स बैंड जो होता है वो मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। और जो कू बैंड है वो सैटेलाइट टेलीविजन जो होती हैं या फिर जो है इंटरनेट सर्विसेज होती हैं या फिर जो है हाई डेटा ट्रांसफर जो काम होते हैं, ये सारा कू बैंड का काम होता है। एल बैंड 1 से 2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। एस बैंड 2 से 4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। सी बैंड 4 to 8 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। एक्स बैंड 8 to 12 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। कू बैंड जो है 12 से 18 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, यानी कि 18 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो ये चीजें आपको पता चली कि फ्रीक्वेंसी जो है पूरी दुनिया में निर्धारित की जाती है ताकि एक दूसरी डिवाइस के बीच में ओवरलैपिंग ना हो पाए। और इसी फ्रीक्वेंसी को बेचना स्पेक्ट्रम की नीलामी कहलाती है। लेकिन ये स्पेक्ट्रम बेचा कैसे जाता है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक, मतलब नंबर ऑफ सीक्वेंस जो है फ्रीक्वेंसी का होता है कि 0 से लेकर के 100 तक है। अब इसमें से जिसके पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम होगा, सीधी बात उसका मार्केट में डंका होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी को बेचने का जो तरीका होता है इसको हम स्पेक्ट्रम ऑक्शन या स्पेक्ट्रम नीलामी कहते हैं। देखिए सबसे पहले जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी करने के 2 तरीके होते हैं, यानी कि बेचने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड और एक होता है ऑक्शन मेथड। ये पहले एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड चलता था, लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये जो है स्पेक्ट्रम की जो नीलामी है, यानी कि स्पेक्ट्रम को बेचने का जो आरंभ है वो नीलामी यानी कि ऑक्शन बेस्ड कर दिया गया। आखिर कैसे किया गया, क्यों किया गया, क्या इसके पीछे कारण था? तो आपने कई बार जो है चर्चा में एक विषय सुना होगा जिसका नाम होता है 2G स्कैम केस, जो कि मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उसमें जो है 2G स्कैम केस हुआ था, जिसमें शायद 30,000 करोड़ का लगभग जो है कुछ मतलब जो है घपला किया गया था सरकार के द्वारा, जिसके कारण सरकार अक्सर जो है चर्चा के पर्चा अपने बंटवाती रहती है। तो इसी चीज को लेकर के, इसी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि अधिकारी अपने मन मुताबिक किसी को भी जो है स्पेक्ट्रम इतना नीलाम कर दें और जिसकी कोई ट्रांसपेरेंसी भी नहीं, जनता को पता भी नहीं। तो ये सारी चीजें जो है गवर्नेंस को जो है चलाने में, ई गवर्नेंस को इंश्योर करने में, एक गवर्नेंस की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने में ये बहुत बड़ी बाधा है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हमारे देश में ऑक्शन जो है स्पेक्ट्रम को बेचने का जो कार्य है वो ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी तरीका से हो सके, इसके लिए जो हमारे देश में स्पेक्ट्रम की नीलामी का कॉन्सेप्ट लाया गया। नीलामी का मतलब इसमें जो है हर व्यक्ति, हर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो खुलेआम अपने आता है, अपनी बिड लगाता है, जिसके ज्यादा जो पैसे होते हैं वो जो है उतना स्पेक्ट्रम अपने नाम कर ले जाता है और उसका मार्केट में उतना ज्यादा डंका बच जाता है। तो आज हमारे देश में 5G और 6G पे जो है काम चल रहा है। 5G तो आ ही चुका है लगभग, हालांकि उस पर बात नहीं करेंगे, वो अलग मुद्दा है। 6G पे जो है काम स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट भी कर दिया है। अब जो सरकार है वो सरकार अगेन वापस आना चाह रही है एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड पे। एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड मैंने आपको बताया, प्रशासन जो है अपने तरफ से जो है किसी को भी जो है स्पेक्ट्रम दे देता है, ठीक है, वो अलग तरीका है। आखिर ये कैसे आता है? तो सीधी बात, कहीं ना कहीं कानून भी होगा। तो कानून की अगर बात की जाए तो कानून पे, इस पर मैंने डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं, पिछला हमारा वीडियो होगा, आप डालिएगा टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023, उसमें जो है ये नया हमारा सबसे हाल ही का जो है कानून है, इसी के द्वारा हमारे देश में सब रेगुलेट होता है। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश में जो है, हमारा जो इंडिया है वो 4था रैंक हासिल करता है अगर ग्लोबल देखा जाए तो टेलीकॉम सैटकॉम सेक्टर में। सैटकॉम सेक्टर का मतलब सैटेलाइट सेक्टर में इंडिया की जो रैंक है वो 4थी रैंक है। 2.3 बिलियन की जो इकोनॉमी है वो इस समय हमारे देश की है सैटेलाइट सेक्टर में, और 28 बिलियन नहीं, और जो है 20 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है आने वाले 2028 तक हमारी सैटेलाइट सेक्टर की हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए 290.4 मिलियन हाउस होल्ड हमारी भारत में जो है आज भी ब्रॉडबैंड को एक्सेस नहीं करते हैं, यानी कि हाईली चांसेस हैं, हाईली अपॉर्चुनिटी है इंडिया में अगर कोई सैटेलाइट इंटरनेट को लाता है तो। बस मार्केट को जो है कैप्चर करने का काम है, थोड़ा सा जो है लालच कुछ देना पड़ेगा और ये मार्केट कब्जा हो जाएगी। यानी कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपके साथ लेकर आया हूं।
दूसरा, अगर मैं अब बात कर लेता हूँ टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में ये कहा गया है कि हर जो बिडिंग होगी वो ऑक्शन यानी कि नीलामी की तरफ से होगी। लेकिन जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जैसे सैटेलाइट इंटरनेट, अभी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ये नया है और ये न्यू आया है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट जो है फर्स्ट शेड्यूल अगर आप पढ़ोगे टेलीकम्युनिकेशन एक्ट का, तो इसमें कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड को भी अपनाया जा सकता है अगर कोई नई चीज़ आ रही है। तो सैटेलाइट नया नया आ रहा है, इसलिए इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड को भी अपनाया जा सकता है और कई सारे देश इसको अपना भी रहे हैं जी, ठीक है। जैसे ब्राजील का नाम ले लिया जाए, ठीक है। और दूसरी चीज, अब एक चीज और देखी जाए कि इंडिया ने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो एलोकेशन है उसको चूज क्यों किया। तो इसका सबसे पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये आईटीयू है, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन जो है, वो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड के तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन या सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को ही जो है तवज्जो देता है। और जो है मैं आपको बता दूं कि रिमोट एरिया में बहुत अच्छे से पहुंच सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको जब कवरेज मिलेगी तो सीधी बात रिमोट एरिया में हमारा इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छे से पहुंच पाएगी। और दूसरी चीज़ अगर मैं देखा जाए तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में क्या क्या लिखा था, तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट जो है ये लगभग सभी चीज़ों को शामिल करता है और ये काफ़ी एडवांस और मॉडर्न एक्ट बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, जिसमें अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और जितने भी जो है मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं वो सब कवर कर लिए जाते हैं लगभग। और जो है पीएम गति शक्ति अगर विजन देखा जाए तो उसमें भी जो है एक कॉरिडोर जो बनाया जाएगा, उसमें भी जो है इसका केबल कॉरिडोर एक बनाया जाएगा इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। और जो है डिजिटल भारत निधि भी जो है, यानी कि हमारे देश में यूनिवर्सल जो सर्विस ऑब्लिगेशन फंड था वो डिजिटल भारत निधि बन चुकी है, जो भी जो है अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में उसको भी जो है जगह ली है। जो पहले हुआ करती थी दूसरे नाम से, अब डिजिटल भारत निधि बन चुकी है जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो भारत जो है अपना पैसा बहुत कम खर्च करता है, अप्रॉक्स 0.65%। और अदर जैसे साउथ कोरिया का देख लिया जाए तो वो शायद 3.5% से ज़्यादा पैसा खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और उसकी जो है आज कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी जो है डिस्कशन जो है मैंने काफ़ी ठीक ठाक किया और सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी। वीडियो इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन को अभी प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए और दोस्तों का जितना ना हो सके शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार के जो चैनल की ग्रोथ है वो इंश्योर हो सके और मैं आपके लिए मोटिवेट होकर के इस प्रकार के कंटेंट डिलीवर कर सकूँ। जल्दी मिलने के साथ, तब तक लीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।